अब देखो, लीनियर मेजरमेंट इज डन विद अ चेन। अगर मैं डिस्टेंस को चेन की हेल्प से मेजर करूं तो उसको चेनिंग बोलते हैं। इफ लीनियर मेजरमेंट इज डन विद टेप तो उसको टेपिंग भी बोल सकते हो। तो यानी कि आपने टेप से डिस्टेंस मेजर किया है तो टेपिंग भी बोल सकते हैं। और चेनेज क्या होता है ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, मैं फिर से डेफिनेशन नहीं लिख रही, लास्ट क्लास में पढ़ा है। अगर मैं बोलूं कि मैं सर्वे वर्क मैंने यहां से स्टार्ट किया था, ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, तो मैं बोलूंगी चेनेज ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू 50 मीटर। तो चेनिंग का मतलब है विद द हेल्प ऑफ चेन डिस्टेंस मेजर करना, टेपिंग का मतलब है टेप की हेल्प से हमने डिस्टेंस मेजर करना है। अब देखिएगा, सबसे पहले आता है चेन से जब आप डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो लेकिन फ्लैट ग्राउंड है, कोई स्लोप नहीं है, बिल्कुल सीधा ग्राउंड है, जहां आप क्रिकेट खेलने जाते हो बिल्कुल सीधा ग्राउंड है, वैसा ही फ्लैट ग्राउंड, वहां मुझे डिस्टेंस मेजर करना है। तो कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। अब यहां से दो क्वेश्चंस बनते हैं और वो दो क्वेश्चंस आप समझिएगा, सब लोग बोर्ड पे देखोगे वो दोनों सवाल तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले, अगर एक फ्लैट ग्राउंड है, अगर एक फ्लैट ग्राउंड है, कोई किसी तरीके का हिल नहीं है, कोई स्लोप नहीं है, मुझे यहाँ डिस्टेंस मेजर करना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टार्टिंग वाले पॉइंट को वुडन पेग से मार्क कर दोगे, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट पॉइंट्स रेंजिंग रोड से लोकेट कर दिए हैं, तो बीच में रेंजिंग रोड से इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी हमें पता है। अब दो लोग साइट पर जाएंगे डिस्टेंस मेजर करने के लिए, कौन कौन जाएगा, एक होगा लीडर और दूसरा होगा फॉलोअर, एक होगा लीडर दूसरा होगा फॉलोअर। इनिशियली जब लीडर और फॉलोअर जाएंगे, लीडर कौन होता है आगे, फॉलोअर जो लीडर की बताई हुई बातों को सुनता है, जैसे आप में से आधे लोग अभी सुन नहीं रहे हैं, है ना, तो एक आगे लीडर होगा जो आगे आगे चलेगा, एक पीछे फॉलोअर जिसको मानना पड़ेगा उसकी बात, नहीं तो काम खराब है फिर। अब देखो, जो लीडर है उसके पास इनिशियली 10 एरोज हैं, आपको पता है एरोज का काम क्या है, और कितने लोगों को पता है या याद है, जब हम चेनिंग पढ़ रहे थे या चेन के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने देखा यहाँ पर एक ग्रूव बना हुआ था, बताया था मैंने बोला था इस ग्रूव के बारे में आगे जाकर सीखेंगे। ये जो छोटा सा ग्रूव बना होता है ना, यहां पर हम फिट कर देते हैं किसको, अपने एरो को फिट कर देते हैं। इसका मतलब चेन पे डिस्टेंस कैसे मेजर होता है, आउटर टू आउटर, तो आउटर कैसे पता चला, जहां ग्रूव बना है वहां एरो लगा दो, 4 mm ही तो है उसका डायमीटर, वो फिक्स करने के लिए। अब देखो, लीडर के पास इनिशियली 10 एरो है, फॉलोअर के पास कुछ नहीं है, वो खाली हाथ चल रहा है मजे से। अब यहां पर आपने चेन को ग्राउंड पे रखा, अब देखो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो यहां पर पहुंच गया लीडर, ध्यान से देखना, यहां पहुंच गया लीडर, यहां पर है फॉलोअर, वो फॉलोअर है खाली हाथ। तो आपने माना कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था, मान लो वो आपका 20 मीटर था, आप 20 मीटर की चेन लेकर गए, यानी कि 1 चेन लेंथ था। तो लीडर क्या करेगा, उन 10 एरो में से एक एरो को यहां फिक्स कर देगा, तो एक एरो उसने यहां पर लगा दिया। तो लीडर का काम है एरो को फिक्स करना, और फॉलोअर का काम है उस एरो को उठाते जाना, एरोस को कलेक्ट करना, बस ये दो काम है इनके। तो जब एक चेन लेंथ कंप्लीट हुई, लीडर ने एक एरो लगा दिया, फिर ये आगे बढ़ेंगे, फिर मैम ये आगे बढ़े, फिर से इन्होंने 20 मीटर या 1 चेन कंप्लीट करी, फिर इस लीडर ने दूसरा एरो लगा दिया, फिर इस लीडर ने तीसरा एरो लगा दिया, फॉलोअर पीछे पीछे चल रहा है। जब फॉलोअर इस पॉइंट पे पहुंचा, इसको एक्स मान लेते हैं, अब जो फॉलोअर है वो यहां पहुंच गया, ठीक है, जब फॉलोअर यहां पहुंचा तो वो पीछे वाले सारे एरोस को उठाता कलेक्ट करता हुआ आ रहा है। तो जब वो यहां पहुंचा, उसके हाथ में कितने एरो है, एक यहां से निकाला, देखो 3 एरोस निकाले होंगे, एक ये वाला निकाल लेते हैं, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इस टाइम पर फॉलोअर के पास 3 एरो हैं। जितने एरो फॉलोअर के पास होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि जिस पॉइंट पर अभी फॉलोअर खड़ा है, मैं वो पॉइंट स्टार्ट पॉइंट से उतनी ही चेन लेंथ दूर है। अगर हमारे फॉलोअर के पास 3 एरो है, फॉलोअर के पास 3 एरोज हैं, तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस मेजर हो गया है, इसका मतलब 3 चेन लेंथ, कितना डिस्टेंस है, 3 चेन लेंथ डिस्टेंस हमने मेजर कर लिया है। अब अगर चेन आपकी 20 मीटर की है तो यानी कि ये 60 मीटर डिस्टेंस है, 30 मीटर की है तो 90 मीटर है, तो उतनी नंबर ऑफ चेन्स, बस ये क्वेश्चन आता है। एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था, कितने एरोज होते हैं स्टार्टिंग में लीडर के पास, भाई 10 एरो होते हैं, वो 10 एरो के बाद रेंजिंग रोड लगा देता है, अगर फॉलोअर साथ साथ कलेक्ट नहीं कर रहा, तो फॉलोअर क्या करेगा, फॉलोअर एक साथ नहीं कलेक्ट करेगा, आपने पूरे दिन सर्वे वर्क कर लिया, अब फॉलोअर हो सकता है लास्ट में जाए, अब शाम के 5 बज गए, अंधेरा हो रहा है, तो अब हमने देखना है कितना कहाँ पे डिस्टेंस मेजर हो गया, तो फॉलोअर जाएगा एरोस को कलेक्ट करता हुआ, तो हमें पता चल जाएगा कितना मीटर डिस्टेंस हम मेजर कर चुके हैं। तो फॉलोअर के पास जितने एरो होंगे, इसका मतलब उतनी चेन लेंथ आप मेजर कर चुके हो, ये समझ गए, तो बस इतना ही था। ऑन स्मूथ लेवल ग्राउंड लीडर मूव फॉरवर्ड अलोंग द सर्वे लाइन, लीडर आगे चलेगा और वो एरोस को इंसर्ट करता जाएगा और फॉलोअर कलेक्ट करता जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ मेजरमेंट नंबर ऑफ
एरोज, नंबर ऑफ एरोज कलेक्टेड बाय द फॉलोअर। फॉलोअर के हाथ में जितने एरो है, उसने जितने एरोज कलेक्ट किए इज इक्वल टू उतनी फुल चेन लेंथ आपने मेजर कर ली है फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, फ्रॉम द स्टार्ट स्टेशन। समझ गए? इसका क्वेश्चन अगर साथ ही है कोई तो मैं बता देती हूँ, पर क्वेश्चन से पहले मैं सोच रही हूँ चेनिंग अगर खत्म हो जाए फिर उसके बाद ही सवाल करते हैं। ये ऐसा कोई सवाल अगर आपके पास एग्जाम में आया कि फॉलोअर के पास, याद रखना अगर आपको फॉलोअर के पास 5 एरो आए तो कितना डिस्टेंस उसने मेजर कर लिया है, तो आप बता सकते हो 5 चेन लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन मैं अभी आगे करवाती हूँ आपको। तो बस यहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसको 5 स्टार लगा लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही आसान है, बेसिक सी बात है, कॉमन सेंस, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये तो था अगर फ्लैट ग्राउंड है। अगर स्लोपिंग ग्राउंड है तो हम चेन की हेल्प से कैसे डिस्टेंस मेजर करें? तो ऑन स्लोपिंग ग्राउंड अब कैसे डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं? तो स्लोप जब आएगी ना तो 2 तरीके से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। जब हम चेन को ग्राउंड में रखकर, ग्राउंड पे बिछाकर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, उससे बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। लेकिन अगर मैंने मेजरमेंट के लिए थोड़ा मैथ्स यूज कर लिया, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर ली, या कोई और ही कॉन्सेप्ट लगा लिया, चेन को रखने के अलावा मैंने मैथमेटिकल कोई अलग कॉन्सेप्ट लगा लिया, तो उन मेथड्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वो मेथड्स होते हैं जो आप मेजरमेंट ले रहे हो, आप उस इंस्ट्रूमेंट को साइट पर लेकर गए, रीडिंग ली, काम बन गया। इनडायरेक्ट कौन से होंगे? आप इंस्ट्रूमेंट को साइट पर लेकर गए, रीडिंग ले, काम नहीं बना, अब मैथ्स लगाना पड़ेगा, कोई थीटा एंगल लगाना पड़ेगा, कोई ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। तो अभी देखते हैं सबसे पहले स्लोपिंग ग्राउंड पर। स्लोपिंग ग्राउंड पर अगर डिस्टेंस मेजर करना है, सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट मैं प्लेस करूंगी, डायरेक्ट आप प्लेस करोगे चेन को ऑन ग्राउंड, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। और इस डायरेक्ट मेथड को स्टेपिंग मेथड बोलते हैं। नाम याद रखोगे, सिर्फ नाम याद रखोगे। और एक और क्वेश्चन आता है बस इस टॉपिक से। और दूसरा बोला जाता है ब्रेकिंग द चेन मेथड। देखो बहुत सिंपल है, मैं प्रोसीजर नहीं बता रही, बस 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ये मैंने एक स्लोप बनाई, आपको साइड व्यू दिख रहा है। मैंने आपको बोला ये स्लोपिंग ग्राउंड है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके बीच आपको डिस्टेंस मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ चेन। अब क्या करें भाई, सीधा चेन को रखकर डिस्टेंस तो मेजर होगा नहीं। तो आपने क्या किया, 2 लोग यहाँ काम करने गए अगेन। कौन? एक लीडर जाएगा, एक फॉलोअर जाएगा। अगर मैं ए से बी डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ तो लीडर आगे चलेगा, फॉलोअर पीछे पीछे चलेगा। अब एक ही बार ध्यान से सुनना, यहाँ ए पर एक हैंडल रखा है, एक हैंडल फॉलोअर ने होल्ड कर रखा है, ठीक है। और सामने चेन को किसने होल्ड किया है मैम? लीडर ने यहाँ होल्ड किया चेन को। लीडर खड़ा है स्लोपिंग एंड पर, यहाँ कहीं उसने चेन को ऐसे पकड़ा है, क्योंकि ग्राउंड में अब स्लोप आ गई। एक तरफ से चेन ग्राउंड से टच है, दूसरी जगह वो हवा में है। अब जितना हमारा जो लीडर की हाइट है उस पर डिपेंड करेगा वो कितनी हाइट पर ऐसे सीधा पकड़ सकता है चेन को। वहां तक उसने पकड़ा। अब जहां तक भी चेन आई, जरूरी नहीं है 20 मीटर आई, हो सकता है मैं वो 5 मीटर ही लेंथ होल्ड कर पाया। यहां से उसने प्लम बॉब को फ्रीली सस्पेंड किया और प्लम बॉब जहां ग्राउंड पर टच करेगा उसने पॉइंट मार्क कर दिया एक्स। अब जहां उसने पॉइंट मार्क किया है, अब फिर फॉलोअर इधर आया, उसने चेन रखी, लीडर यहां पहुंचा, उसने फिर से चेन को हवा में होल्ड किया और फिर से ग्राउंड पर पॉइंट मार्क कर दिया, उसको बोल दिया वाई। तो जितने डिस्टेंस यहां मेजर कर रहे हैं, एक x1 हो गया, x1 नहीं बोलते इसको, सिंपल 1 लिख देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सिमिलरली ये डिस्टेंस 3 हो गया, सिमिलरली ये डिस्टेंस आपने 4 मेजर कर लिया, ये पॉइंट्स मार्क करते गए और यहां से यहां तक का आपने डिस्टेंस 5 मेजर कर लिया। तो आप अब ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस मेजर करके बता रहे हो दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5। आपने चेन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ब्रेक कर दिया, इसलिए ब्रेकिंग द चेन। चेन को ब्रेक करना छोटे छोटे पार्ट्स में, इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं? इस मेथड को बोलते हैं ब्रेकिंग द चेन मेथड। ठीक है। दूसरा, जब आप अपने घर पे सीढ़ियां उतरते हो, सीढ़ियों को क्या बोलते हैं? स्टेप्स। तो स्टेप्स उतरते हैं, ये भी क्या स्टेप्स नजर आ रहे हैं? एक स्टेप, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, 5, तो 5 स्टेप्स हो गए। तो इस मेथड में हम ऐसे ही चल रहे हैं जैसे स्टेप्स होते हैं, तो इस मेथड को क्या बोला जाता है? स्टेपिंग मेथड। इसमें हमने कोई अलग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, इसलिए ये सारे मेथड्स हमारे डायरेक्ट मेथड्स होंगे मेजरमेंट के लिए। मतलब इस मेथड को आप डायरेक्ट मेथड में काउंट करोगे, क्योंकि मैंने यहाँ कोई अलग एंगल नहीं मेजर किया, मैं चेन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्टेंस मेजर करती गई। अब जब आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, बी से ए नहीं आ रहे। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका मतलब जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो हम डाउन द हिल कर रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, उस मेजरमेंट को हम क्या बोलेंगे?
डाउन द हिल। तो हमेशा जब हम मेजरमेंट करते हैं हम डाउन द हिल जाना ही प्रेफर करते हैं, ये पेपर का क्वेश्चन है। अप द हिल जाने में हमारा एरर ज्यादा आता है। अब मैं नहीं बता रही क्यों आता है, क्योंकि वो बड़ा समझाने के लिए बहुत टाइम जाएगा, पेपर में आएगा नहीं आपको प्रोसीजर। तो आपको बस ये याद रखना है, डाउन द हिल जाते हैं तो मेजरमेंट जो आप लोगे दैट इज मोर प्रिसाइज। अप द हिल अगर मैं बी से ए मेजरमेंट करती तो उसमें एरर ज्यादा आता, तो डाउन द हिल हमेशा प्रेफर करते हैं, एक ये याद रखोगे। दूसरा, अगर मैं इसी लाइन जो आपको ये एक स्लोप नजर आ रही है, मैं बोलती ये स्लोप और ज्यादा बढ़ गई, स्लोप और ज्यादा बढ़ गई, लो ए और बी, तो इसमें ज्यादा डिफिकल्टी है डिस्टेंस मेजर करने में या फर्स्ट वाले केस में, बताना। जब स्लोप बढ़ेगी तो एरर आने के चांसेस बढ़ेंगे या कम होंगे, ये भी क्वेश्चन आया पेपर में। अगर स्लोप बढ़ेगी तो एरर आने के चांसेस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, दो केसेस में से देखकर बताइए। आसान क्वेश्चन है। पहली बात तो याद रखना है, स्टेपिंग मेथड डायरेक्ट मेथड है, इसी को ब्रेकिंग द चेन मेथड बोलते हैं। हमेशा डाउन द हिल जाना है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। लास्ट पॉइंट जो पेपर में आता है वो क्या है, इफ द स्लोप इंक्रीज, अगर स्लोप इंक्रीज होगी तो हमारा एरर भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी कम होती जाएगी। इन 5 क्वेश्चन के अलावा आपको इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा किसी भी एग्जाम में, बस ये 5 क्वेश्चन। मेथड का नाम डाउन द हिल, स्लोप बढ़ी तो एरर बढ़ जाएगा, और इस मेथड को ब्रेकिंग द चेन कहते हैं। बस यहां से आपका इस टॉपिक का 100% पोर्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पूछा जाता है। सो इट इज मोर प्रैक्टिकेबल टू चेन डाउन द हिल देन अप हिल। इन लेटर केस फॉलोअर हैज टू होल्ड द चेन हॉरिजॉन्टल विद 0 मार्क। तो ये जो दूसरा पॉइंट लिखा है ना, इसमें ये बताया गया है कि क्यों डाउन द हिल प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें फॉलोअर एग्जैक्टली उस स्टेशन पर नहीं खड़े होकर चेन को होल्ड कर पाता और ग्राउंड पर एग्जैक्ट पोजीशन मार्क नहीं हो पाती, तो एरर आता है। तो इस रीजन को छोड़ सकते हो। ये 5 पॉइंट जिसको आ गए तो आपका कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। समझ गए सब लोग, बताइए। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी नोट करके लिख लेना है तो लिख सकते हो। सो सबसे पहला, डाउन द हिल इज प्रेफर्ड, डाउन द हिल इज प्रेफर्ड ओवर अप द हिल, ठीक है। एज, क्योंकि, because it is more precise and more practicable, आसान भी है करना। दूसरा, as the slope increases, जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज होगी, as the slope increase the precision in measurement, जो मेजरमेंट ली जाएगी उसका प्रिसीजन या एक्यूरेसी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये 2 सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, मैंने नोट में लाइन करके भी ऐड करा दिए। इसके बाद हमारा जो मेथड है स्लोपिंग ग्राउंड पर डिस्टेंस मेजर करने के लिए, वो है अगर आप एंगल मेजर कर पा रहे हो, आप क्लिनोमीटर से एंगल मेजर कर सकते हो। अब देखिएगा, आपको अगर मैं बोलूं कि मान लो ये एक स्लोप थी और मैम ये इतना एंगल नहीं है, ये थीटा कम ही है, और इस थीटा को मैं क्लिनोमीटर से मेजर कर पा रही हूं, तो मुझे एक बात बताइए, सुनना, ए और बी, ये आप साइड व्यू देख रहे हो, पहाड़ देखे ना आपने, तो वैसे एक हिल है, मैं हिल के बॉटम में खड़ी हूं और मुझे सामने एक पॉइंट दिख रहा है रेंजिंग रोड का, और मैंने वो स्लोपिंग एंगल को क्लिनोमीटर से मेजर कर लिया है, और मैं इस स्लोपिंग डिस्टेंस को मेजर कर पा रही हूं डी, चेन और टेप को प्लेस करके, चेनिंग कर रहे हैं तो चेन को रख के डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। क्या आप मुझे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी डैश बता सकते हो? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या आप मुझे ए बी डैश बता सकते हो? बोलो जरा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, स्लोप के अलोंग मैंने डिस्टेंस मेजर कर लिया, तो ए बी डैश की वैल्यू कितनी होगी, बताइए जरा। ए बी डैश की वैल्यू कितनी होगी मैम? अगर ये डी है तो ए बी डैश इज इक्वल टू डी कॉस थीटा होगा, सिंपल है। तो अगर मैं स्लोपिंग एंगल मेजर कर लूं तो मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऐसे बता दूंगी। पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए क्यों? हम क्यों स्लोपिंग डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल में दिखाएं? क्योंकि जब भी, याद रखना, आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, जब भी आप मैप या प्लान बनाते हो, कागज में जो भी लाइन शो करोगे, कभी भी स्लोपिंग लाइन का डिस्टेंस नहीं दिखाते, हमेशा उसकी प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल पर कितनी है वो शो करते हैं। और क्योंकि वो शो की जाती है, इसलिए हर जगह जहां भी स्लोप का डिस्टेंस हम मेजर कर रहे होंगे, हम हमेशा निकालेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कितना है। अदरवाइज ये सारे टॉपिक्स ही हट जाते हैं अगर हम ये काम मैप बनाने में ना कर रहे होते। मैप में स्लोपिंग डिस्टेंस दिखा दो तो हॉरिजॉन्टल की जरूरत ही नहीं है। तो मैप पर हमेशा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिप्रेजेंटेशन होती है, याद रखना,
रिप्रेजेंटेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, इसलिए मुझे AB डैश निकालने की जरूरत है। तो ये तो फॉर्मूला सबको क्लियर है। अब मुझे बताओ ये डायरेक्ट मेथड होगा या इनडायरेक्ट मेथड होगा? क्योंकि इसमें थीटा मेजर हुआ, आपने यहाँ पर कॉस थीटा लगाया, तो इसका मतलब ये कौन सी मेजरमेंट है? अब जितनी पढ़ेंगे इसके आगे मैं कुछ ही बताऊंगी, फिर बाकी रेस्ट कल करेंगे। अब ये हमारा कैसा मेथड है? ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। क्यों है इनडायरेक्ट मेथड? इनडायरेक्ट मेथड है क्योंकि हमने यहाँ पर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का, सीधा चेन को रख के डिस्टेंस नहीं मेजर किया। तो पूछा जाए अगर ये मेथड का नाम डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, पहचान लोगे, गलती तो नहीं करोगे? हाँ, अब लास्ट इसको खत्म कर लेते हैं बस। एक और अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ये केस है मेरे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाया फिर से, और ये एक स्लोप है। अब मुझे बताना, मैं स्लोप के अलॉन्ग डिस्टेंस मेजर कर पा रही हूँ, उसको मैंने स्मॉल l बता दिया। मैं B और C के बीच में जो हाइट है उसको मेजर कर पा रही हूँ, दैट इज h। क्या आप मुझे A और C के बीच डिस्टेंस बता सकते हो? A और C के बीच में कितना डिस्टेंस होगा ये बता सकते हो? मैम बिल्कुल, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं क्या लगाऊंगी? पाइथागोरस थ्योरम। मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूंगी? पाइथागोरस थ्योरम। तो सीधा मैं क्या लिख सकती हूँ? L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस इसको x मान लेते हैं, प्लस x स्क्वायर। तो x किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो अगर मुझे स्लोप डिस्टेंस पता है जो मैंने चेन और टेप से मेजर किया है, अगर मुझे हाइट का डिफरेंस या एलिवेशन का डिफरेंस पता है, तो मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ? कैपिटल X, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा। तो ऐसे भी हम चेनिंग कर सकते हैं। चेनिंग फ्लैट ग्राउंड पे कर रहे हैं तो सीधा हमने एरोस को रखा, काउंट किया, डिस्टेंस मेजर हो गया। पर अगर हम स्लोपिंग ग्राउंड पे कर रहे हैं तो हमें स्टेपिंग मेथड यूज करना पड़ेगा, जहां हम एंगल नहीं मेजर कर पा रहे। अगर यूनिफॉर्म स्लोप है एकदम सीधी, तो हम क्लिनोमीटर से एंगल मेजर कर लेंगे, L cos थीटा आ गया। अगर हम दो पॉइंट के बीच में हाइट का डिफरेंस मेजर कर पा रहे हैं तो हम वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और सिंपल अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेंगे। और लास्ट मेथड इस चेनिंग का बचता है, विच इज योर हाइपोटेन्यूजल अलायंस मेथड। ये मेथड चेनिंग का मेथड है, ये कोई एरर करेक्शन का टॉपिक नहीं है। जो लोगों ने पढ़ा है उनको कंफ्यूजन रहती है, ये चेनिंग का ही मेथड है और ये लास्ट मेथड है चेनिंग का। और ये भी बहुत आसान है। देखो, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, देखिएगा बोर्ड पे ध्यान से, ये साथ साथ में समझ भी आ जाएगा क्योंकि आपका फ्लो बना हुआ है अभी इस टॉपिक में। देखो, मैं आपको पूछ रही हूँ, ये A है, ये B और ये C, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं A और C के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 चेन लेंथ, एक चेन लेंथ है। आप इसको 20 मीटर मानो, 30 मीटर मानो, जितना भी है। क्या AC और AB का डिस्टेंस बराबर होगा? क्या AC और AB बराबर होंगे? मैं पूछ क्या रही हूँ मैम, अगर हम स्लोप के अलोंग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, उतना ही डिस्टेंस मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मेजर कर रही हूँ, क्या ये कभी इक्वल हो सकता है? क्या ये कभी इक्वल हो सकता है? बताना। हो ही नहीं सकता, राइट एंगल ट्राइंगल है तो AC और AB एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अगर आप कागज पे इसे प्लॉट करो और इसको A पॉइंट मानो, मैम यहाँ 20 मीटर है, तो अगर मैं यहाँ से एक अपनी कंपास लेकर ऐसे एक आर्क बनाऊं तो ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं कम डिस्टेंस होगा। स्लोप वाला डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से अलग होगा। तो स्लोप पर ये 1 चेन लेंथ जो डिस्टेंस है ना, ये 1 चेन लेंथ तो मैम एक अलग डिस्टेंस होगा जो यहीं पर आकर खत्म हो जाएगा। तो हम एरोस को कहाँ प्लेस करते हैं? जनरली हम एरो को लगाते हैं आफ्टर एवरी चेन लेंथ। जब एक चेन लेंथ कंप्लीट हो जाती है तब एक एरो लगाया जाता है। पर मैं क्या बोल रही हूं, हम एरो को अगर एक चेन लेंथ कंप्लीट होने की बजाय कुछ डिस्टेंस आगे प्लेस करें, जो आपको B दिख रहा है, कुछ डिस्टेंस आगे जाकर अगर मैं एरो को प्लेस करूं, ये जो कुछ डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है हाइपोटेन्यूजल अलायंस। इस डिस्टेंस को बोला जाता है हाइपोटेन्यूजल अलायंस। हाइपोटेन्यूजल अलायंस HA से डिनोट इसको करते हैं। तो हाइपोटेन्यूजल अलायंस की डेफिनेशन क्या है कि जब स्लोप के अलोंग डिस्टेंस मेजर करेंगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन में करेंगे, वो डिस्टेंस कभी सेम नहीं होगा। तो जब आप स्लोप पे डिस्टेंस मेजर करते हो तो आप एक चेन लेंथ कंप्लीट होने के बाद एरो नहीं लगाते, आप उसके कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस बाद एरो लगाते हो। वो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है दैट इज हाइपोटेन्यूजल अलायंस। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कैसे निकालना है मैं अभी आपको बताती हूँ, पर ये इतना कंफर्म है, इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो आपने निकाला, इस पॉइंट की प्रोजेक्शन अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्केल पे बनाऊंगी तो A और C जो है, मतलब B पॉइंट एग्जैक्टली C पर आएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मैम AC का जो डिस्टेंस है दैट इज 20 मीटर। अब 20 यहाँ पर तो यहीं खत्म हो गया। तो अगर मैं देखना चाहती हूँ कि इस C पॉइंट की एग्जैक्ट प्रोजेक्शन हमारे इस हिल में कहाँ होगी, वो मुझे कैसे पता चलेगी? अगर मुझे ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस पता हो। मुझे ये पता है कि C यहाँ है, तो C की एग्जैक्ट प्रोजेक्शन कहाँ होगी? मैम ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ गए।
इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को बोलते हैं हाइपोटेन्यूजल अलायंस। कैसे निकालेंगे मैम? हम क्या कर सकते हैं, हम सीधा बोल सकते हैं कि हम ए बी में से माइनस कर देते हैं, इस पॉइंट को मैं सी डैश मान रही हूँ, ए बी में से माइनस कर देते हैं ए सी डैश को, हमें मिल जाएगा बी सी डैश। ये जो बी सी डैश है यही तो हाइपोटेन्यूजल अलायंस है, चेक करो, इसी को तो हमने हाइपोटेन्यूजल अलायंस बोला, तो इससे इसको माइनस कर देते हैं। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं इसमें पूछूं भाई कॉस थीटा किसके बराबर है? थीटा इज स्लोपिंग एंगल। मैम कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस है ए सी और हाइपोटेन्यूज है ए बी, लिख सकते हैं? बताइए। तो यहां से ए बी किसके बराबर आ जाएगा? ए सी अपॉन कॉस थीटा के बराबर, और 1 कॉस थीटा क्या होता है? सेकेंड थीटा। 1 कॉस थीटा इज सेकेंड थीटा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए सी इंटू सेकेंड थीटा। ए बी की वैल्यू आ गई ए सी सेकेंड थीटा के बराबर, है ना। और ए सी क्या है? 1 चेन लेंथ। मैम ए सी और ए सी डैश बराबर है क्या? हाँ या ना? क्या ए सी और ए सी डैश आपस में बराबर है? क्या मैं दोनों को 1 चेन लेंथ लिख सकती हूँ? ये जितना भी डिस्टेंस मेजर किया वो लिख सकती हूँ फिलहाल के लिए? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप क्या करो, यहां पर लिखते हैं बी सी डैश इज इक्वल टू ए बी की जगह लिख लेते हैं ए सी सेकेंड थीटा, ए बी की जगह लिख दिया ए सी सेकेंड थीटा, माइनस ए सी डैश की जगह भी मैंने ए सी लिख लिया। तो मैं लिख सकती हूं बी सी डैश इज इक्वल टू सेकेंड थीटा माइनस 1, और बाहर वैल्यू आ गई ए सी की, और इसको लिख लिया ए सी। यानी कि हाइपोटेन्यूजल अलायंस इज इक्वल टू सेकेंड थीटा माइनस 1 इंटू 1 चेन लेंथ, और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। हाइपोटेन्यूजल अलायंस इज द सेकेंड थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 चेन लेंथ। कई बार यही फॉर्मूला कैसे पूछेगा, हाइपोटेन्यूजल अलायंस अगर 20 मीटर की चेन है उसमें 100 लिंक्स होते हैं, तो सेकेंड थीटा माइनस 1 इंटू 100 लिंक्स, तो 20 मीटर की चेन के लिए ये फॉर्मूले में मैंने 1 चेन लेंथ की जगह 100 लिंक्स लिख दिया। तो हर एक चेन लेंथ के बाद आप एक्स्ट्रा डिस्टेंस आगे जाकर एरो लगाओगे, उस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को हाइपोटेन्यूजल अलायंस बोला, डेराइव करके बता दिया ये कैसे आया। अब इसका एक दो फॉर्मूला और है। अगर मैं आपसे बोलूं मैथमेटिकली, आपने शायद कभी चीजें अगर देखी हो ऐसे, तो सीकेंड थीटा को ना हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 थीटा 4 बाई 24 प्लस ऑन अप टू, इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, पूरा एक फॉर्मूला है। अब मैम ये जो एंगल होगा, हम जो एंगल मेजर कर पा रहे हैं थीटा, ये हम क्लिनोमीटर से ही मेजर कर रहे हैं, तो क्लिनोमीटर कोई बहुत बड़े एंगल तो मेजर कर नहीं पाता। हम मानेंगे कि हमारा जो स्लोप एंगल है वो बहुत स्मॉल है, छोटा है, थीटा की वैल्यू बहुत कम है। तो अगर मैम थीटा की वैल्यू कम है, इफ थीटा इज स्मॉल, तो थीटा रेज़ टू पावर 4 भी स्मॉल होगा। तो हमने ना बड़ी आने वाली टर्म्स को निग्लेक्ट कर दिया। हमने अगर थीटा 0.1 है तो 0.1 रेज़ टू पावर भी छोटा होगा, उसको निग्लेक्ट कर दो। बचा क्या? सीकेंड थीटा 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2। आपको ये डेरिवेशन नहीं याद रखनी, अब जो लिखूंगी वो याद रखना है। तो हाइपोटेन्यूजल अलायंस इज इक्वल टू सीकेंड थीटा की जगह पुट करो 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 चेन लेंथ, मल्टीप्लाई बाय 1 चेन लेंथ, 1 से 1 कैंसिल हो गया और अगला फॉर्मूला बन के आ गया, इट इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 चेन लेंथ। यहां से हाइपोटेन्यूजल अलायंस निकलता है। आपको एग्जाम के लिए सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, मैं हाईलाइट कर दूंगी कौन कौन से। इस फॉर्मूला में जो एंगल है थीटा, वो किस यूनिट में होता है? रेडियन में होता है। थीटा किस यूनिट में है? रेडियन में है। रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका भी सीधा रिजल्ट है। देखो ये कुछ रिजल्ट है ना, ये एसएससी जेईई में बहुत फ्रीक्वेंट आए हुए हैं पहले के टाइम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं रिजल्ट सीधे बता रही हूँ आपको। अगर थीटा हमारा डिग्री में है तो फॉर 1 चेन लेंथ अगर 20 मीटर की होगी तो हाइपोटेन्यूजल अलायंस ये फॉर्मूले से आएगा। ये फॉर्मूला रट लेना है बस सीधा। लास्ट एक चीज बची, स्लोप को और कैसे लिख सकते हैं? ये हाईवे वाले आंसर करेंगे जो सुबह की क्लास में आते हैं। बताओ, बाकी लोगों ने भी सीखा ही होगा वैसे। स्लोप को मैं और कैसे लिख सकती हूँ? एक तरीका तो है थीटा लिखना। क्या मैं स्लोप को ऐसे लिख सकती हूँ 1 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल? ये आता है, आप लोगों को पता है इस चीज के बारे में, जैसे नवीन ने बताया। इसी स्लोप को कैसे लिख सकते हैं? 1 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यानी कि n यूनिट अगर मैं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर जाऊं तो मैं 1 वर्टिकल राइज हो तो जो स्लोप बनेगी दैट इज 1 इन n। तो सोचो आप एग्जांपल के लिए 20 मीटर जब आगे चलते जा रहे हो 20 मीटर चलने पर ग्राउंड 1 मीटर ऊपर उठ गया, तो जिस स्लोप पर आप चले दैट इज 1 इन 20।
तो यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, इस फॉर्मूला में थीटा को रिप्लेस कर दो, थीटा इज 1/n, 1 वर्टिकल n हॉरिजॉन्टल, तो यही फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एच ए इज इक्वल टू 1/n आ गया थीटा की जगह, तो 2n² मल्टीप्लाई बाय 1 चेन लेंथ। और ये टॉपिक आपका इतना ही है, कोई न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं आएगा और ना ही आप लोगों को करना है, न्यूमेरिकल कभी भी नहीं आया आपके एग्जाम्स में। ये जितने फॉर्मूले लिखे हैं इन फॉर्मूला से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, बस फॉर्मूला दिया होगा 4 ऑप्शंस में देख के पहचानना होगा। और फॉर्मूले जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ बॉक्स में वो देख लो। हाइपोटेन्यूजल अलायंस, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तो हाइपोटेन्यूजल अलायंस का पहला फॉर्मूला सीकेंड थीटा -1 इंटू 1 चेन लेंथ। अगर 20 मीटर की चेन है तो 100 लिंक्स की फॉर्म में भी आंसर कर सकते हैं। थीटा की फॉर्म में आंसर करना है तो θ²/2 इंटू 1 चेन लेंथ, थीटा रेडियन में है। अगर आपको रेडियन की बजाय डिग्री में आंसर करना है 1.5 θ²/100, 1 in n में आंसर करना है तो 1/2n² इंटू चेन लेंथ। अब मैं आपको लिखती हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी जेईई में आया है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका स्टेट एग्जाम में आया है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई प्लस आपके स्टेट एई जेईई में आया है कि हाइपोटेन्यूजल अलायंस का फॉर्मूला क्या होता है। कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है। और ये जितने मैंने बॉक्स के अंदर लिखे हैं सब याद होने चाहिए। सीकेंड थीटा -1 इंटू चेन लेंथ, 1 प्लस θ² हमने सीकेंड से रिप्लेस किया तो θ²/2 आ गया। थीटा को 1/n लिखा तो 1/2n² इंटू 1 चेन लेंथ आ गई, और उसको रेडियन डिग्री कन्वर्ट किया तो 1.5 θ²/100 आ गया। ये 4 बॉक्स वाली वैल्यूज याद रखिएगा। और आज की क्लास का चेनिंग टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है।